ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो बच्चों, कैसे हो सब? आवाज़ आ रही है मेरी? एक बार लिखिए कमेंट में कि अगर मेरी वॉइस क्लियर है तो। ठीक है, और सभी बच्चे ऑनलाइन आ जाओ, क्लास स्टार्ट होने वाली है आपकी फ़िज़िक्स की। आज हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, जो न्यूमेरिकल्स हैं या फिर जो क्वेश्चन ट्रिकी हैं उन सबको कराऊंगा मैं चैप्टर नंबर 1 से। ठीक है, अगर और भी कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन बुक के, तो मेरे से आप पूछ सकते हैं, कमेंट में लिख के बताइए, तो मैं उस चीज़ पे वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अभी जो मैंने कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस रखे हैं उन क्वेश्चंस को करेंगे। तो सभी बच्चे आ जाओ। और अगर आपने भी वीडियो नहीं देखी है, इससे पहले 3 वीडियो आई थी इस चैप्टर की जिसमें मैंने पूरा चैप्टर डिस्कस किया है, हैंड रिटन नोट्स हैं, तो आप पहले वो वीडियो देखना फिर इस वीडियो को देखना। ठीक है, अगर कोई वीडियो पहले से ही देख चुका है तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं वीडियो से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, तुम्हारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 1.3 है। देखो, मैं सारे एग्जाम्पल नहीं है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.3। एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं टोटल 25 और एडिशनल क्वेश्चंस अलग हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में आज कराऊंगा इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1.3 है, क्योंकि 1.1 और 1.2 सीधा सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे, इसलिए नहीं करा रहा हूँ। आप उन्हें डायरेक्टली फार्मूला पुट करिए और वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, चेक द रेशो ऑफ के² अपॉन GME और MP यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन इज डायमेंशनलेस। सबसे पहले बताना है कि ये जो रेशो दे रखा है ये डायमेंशनलेस होगा। उसके बाद हमें इन सारे वैल्यूज़ निकालनी है, मतलब निकालनी नहीं, वैल्यूज़ पुट करनी है। जैसे के की अलग, ई की अलग रखेंगे, जी की, और इसका रेशो बताएंगे, रेशो क्या आया। और फिर ये भी बताना है कि व्हाट डज दिस रेशो सिग्निफाई। तो आंसर देखते हैं क्या है। सबसे पहले हमने इस तरीके से लिखा, ये के की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर और कोलम्ब -2। ठीक है, आपको याद होनी चाहिए ये। ई क्या है, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, तो इसका C² होता है यानी कोलम्ब स्क्वायर। इसी तरीके से जी की यूनिट ये वाली है, जो जी है ये वाली यूनिट है पूरा। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन आपको पता ही है कि केजी में मेज़र होते हैं, तो ये आपस में जो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसकी कोई यूनिट नहीं निकलेगी। ठीक है, फिर उसका जो सेकंड पार्ट है, इसमें से क्या करना है आपको, जितने भी इसमें कॉन्स्टेंट्स दे रखे सबकी वैल्यूज़ को अपनी टेबल में से देख के, मैंने पहले से लिख रखी है यहाँ पे, वैसे वैल्यूज़ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर एग्जाम में भी आती हैं तो आपको गिवन होंगी ये, अगर इनसे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो एग्ज़ाम पेपर में ही गिवन होंगी, आपको वैल्यूज़ ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है इसकी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, टेबल से वैल्यू देखी है और इस इक्वेशन में पुट कर दिया, के² अपॉन GM और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन। अब वैल्यूज़ मैंने पुट करने के बाद जो आंसर, फाइनल आंसर जो रेशो आया उसका 2.287 × 10⁻39। रेशो निकालना आपके लिए इजी है, मतलब कैलकुलेशन करना। ठीक है, आप कर सकते हो कैलकुलेशन, 12th में हैं आप लोग। द फैक्टर रिप्रेजेंट, अब ये फैक्टर रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेशो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन ए इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो दो फोर्सेस का रेशो है, कौन कौन सी फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको इस रिप्रेजेंट कर रहा है ये जो रेशो है। ठीक है, और इससे हमें पता क्या चलता है, यानी जितनी ज़्यादा ये वैल्यू, जितना ये रेशो की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा हमें ये पता चलेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी ज़्यादा स्ट्रांगर होती है कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और जब भी वीडियो देखा करो तो 480p पर देखा करो। ठीक है, ताकि क्वालिटी जो है वीडियो की और जो मैंने लिखा है आपको ईजिली विजिबल हो। अगर आप 144 पे देखोगे तो कोई यूज़ नहीं उसका देखने का, सिर्फ मेरी आवाज़ ही आएगी, लेकिन जो आप देख रहे होगे वो क्लियर नहीं होगा, बिल्कुल धुंधला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 1.6, आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.6। इसमें क्या गिवन है, मैं एक्सप्लेन, क्वेश्चन तो आप खैर बुक से भी देख लोगे, एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या है कि हमें 4 चार्जेस दिए हुए हैं और बोला गया है कि वो चार्जेस जो है ABCD² है, उसके हर एक कोने पर रख दिए गए। ठीक है, और बोला कि बीच में एक और चार्ज रख दिया 1 माइक्रोकूलम्ब। अब हमसे पूछा है कि इस 1 माइक्रोकूलम्ब जो बीच में रखा है चार्ज,
इस पे फोर्स क्या होगी, व्हाट इज़ द फोर्स ऑन द चार्ज, तो आपको वही फोर्स कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके सेंटर पे मैंने O मान लिया है, सेंटर को जहाँ चार्ज रखा है वहाँ मैंने O माना। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम की यूज़ करके हमने AC की वैल्यू निकाल ली, जो मैं बना रहा हूँ ना फिगर, AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो आप इजीली AC की वैल्यू निकाल सकते हैं 10√2। ठीक है, कैलकुलेशन मैंने कर रखी है, बहुत इजी कैलकुलेशन है। फिर अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये देखना है, यानी इस चार्ज से लेके, चार्ज जो सेंटर पॉइंट O से लेके A तक का डिस्टेंस कितना है, O से लेके B तक का डिस्टेंस कितना है, और O से लेके C तक का डिस्टेंस कितना है, और O से लेके D तक का डिस्टेंस, जो कि चारों ही डिस्टेंस बराबर होंगे। अगर मैं AC का आधा कर देता हूँ तो हमारे पास OA आ जाएगा, इसी तरीके से OD OB आ जाएगा, नहीं OC आ जाएगा, और इसी तरीके से OD और OB, जो कि सारे एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो 10√2 आया था पहले AC, और हमने डिवाइड कर दिया 2 से, तो इतना आया, और ये सेंटीमीटर में था तो मैंने चेंज कर लिया इसे मीटर में। अब हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालनी है, यानी हर एक चार्ज की वजह से जो इस चार्ज पे फोर्स लग रही है। ठीक है, तो चार्ज हम देखेंगे, चार्ज A जो चार्ज A है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 2 माइक्रोकूलम्ब है, जो प्लस में है। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि जहाँ ये 1 माइक्रोकूलम्ब तो इधर रखा है और इधर 2 माइक्रोकूलम्ब है, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये दोनों चार्जेस क्या है, पॉजिटिव है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, है ना, अट्रैक्ट नहीं करेंगे, रिपेल करेंगे। तो जो फोर्स FA होगी वो चली जाएगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, और इसी तरीके से फोर्स जो FC होगी वो इस डायरेक्शन में चली जाएगी, क्योंकि एक दूसरे को ये चार्जेस रिपेल करेंगे, दूर ले जाएंगे। लेकिन अगर हम देखते हैं इस दूसरी तरफ, यानी हम DB पे देखते हैं, जो हमारा डायगोनल है, उसमें क्या है कि चार्जेस पे पोलैरिटी अलग अलग है, कि D पे तो हमारा -5 माइक्रोकूलम्ब है, और यहाँ पॉजिटिव है 1 माइक्रोकूलम्ब, और फिर से इधर माइनस है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, और आपको आगे पता चलेगी कि हमने किस लिए चीज़ डिस्कस करी। तो हम निकालते हैं फोर्स ऑन द चार्ज Q ड्यू टू FA, यानी हम बेसिकली FA निकालेंगे अब। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, 1/4πε0, और दो चार्जेस दिए होते हैं Q1 Q2, और उनके बीच की दूरी, क्या निकाली अभी हमने, बीच की दूरी है 5√2 निकाली। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से FA इक्वल टू 1/4πε0 1 इंटू, यानी पहले वाला चार्ज तो 1 माइक्रोकूलम्ब था, अब माइक्रोकूलम्ब को मैंने चेंज कर लिया कूलम्ब में। ठीक है, तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई किया। इसी तरीके से जो दूसरा चार्ज था, यानी जो A पे जो चार्ज है वो 2 इंटू 10⁻³ है, और नीचे जो दूरी जो आई थी 5√2 जो यहाँ पे जो निकाली थी वो यहाँ लिखी। इसे सॉल्व करो, 1/4ε0 की वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10⁹। ठीक है, इसे सॉल्व करने पे हमारे पास 3.6 न्यूटन जो है फोर्स आती है FA। ठीक है, और सिमिलरली अगर हम FC की बात करते हैं, क्योंकि ये अलग अलग दोनों डायरेक्शंस में है, डिफरेंट डायरेक्शन में है, तो फोर्स तो सेम रहेगी लेकिन वो नेगेटिव हो जाएगी, यानी उनका डायरेक्शन डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, FA पे हमने फिर इससे FC निकाली, तो FC क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में है, FA और FC एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। अब हम क्या निकालेंगे, FB कैसे निकाला, वही फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², वैल्यूज़ पुट करी, वैल्यूज़ पुट करने पे हमारे पास FB आई +9 न्यूटन। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ जो प्लस है ये माइनस होगा। ठीक है, जो हमारा जो वाला FD जो होगा वो -9 न्यूटन होगा, क्योंकि ये भी हमारा डिफरेंट डायरेक्शन में है। अगर आप देखोगे यहाँ से अलग अलग डायरेक्शन में हैं दोनों, FD और FB के डिफरेंट डायरेक्शन है, FC और FA के डिफरेंट डायरेक्शन, इसीलिए एक दूसरे के नेगेटिव हैं ये। ठीक है, अब हमें क्या करना है, टोटल फोर्स कैलकुलेट करनी है। अब टोटल फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो सबको ऐड करेंगे, और सबको ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करेंगे, 3.6 -9 -3.6 +9, तो 9 से 9 कैंसिल आउट, और 3.6 से 3.6, तो टोटल फोर्स सिस्टम के अंदर चार्ज जो Q पे लग रही है वो 0 होगी। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे माइनस है ये वाला। ठीक है, यहाँ -, न्यूटन। अगला क्वेश्चन देखें, 1.8 जो है आपकी एक्सरसाइज का, इसमें गिवन है 2 पॉइंट चार्जेस दे रखे हैं
और उनके बीच की जो दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है। हमें फाइंड करना है कि जो पॉइंट O है, अगर हम कोई लाइन लेते हैं और हम मानते हैं कि QA चार्ज इधर है और QB इधर है और इसके बीच की दूरी 20 है और बीच में सेंटर पॉइंट O है, तो हमें इस O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फार्मूला होता है, EA = 1/4 पाई QA/r², 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ है। QA यानी एक चार्ज की वैल्यू हमें 3 × 10⁻6 गिवन है। और जो ये पॉइंट 1 आया ना, जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी तो 10 है और फिर आगे तक 10 है, तो टोटल जब भी तो 20 हुई, तो 10 सेंटीमीटर को मैंने मीटर में चेंज कर लिया, तो 0.10 का स्क्वायर लिखा। इसी तरीके से हमने EA निकाली, EB निकाली, दोनों को ऐड कर दिया, तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई एट O पॉइंट। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट पार्ट में पूछा था कि क्या फोर्स क्या होगी इस टेस्ट चार्ज, अगर हम O पॉइंट पे कोई टेस्ट चार्ज रख दें, यानी कि अगर हमने यहाँ पे देखते हैं कि इस O पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज रख दिया, तो ये जो टेस्ट चार्ज है कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, E = F/Q, और F = क्या होता है, अब मल्टीप्लाई कर दो तो QE हो गया। फिर F की वैल्यू हम Q की वैल्यू तो हमें गिवन थी, ये नया चार्ज गिवन था सेकंड पार्ट में, ठीक है, 1.5 × 10⁻9 कूलम, और इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमने निकाल ली है 5.4 × 10⁻6, तो हमने ये इजीली मल्टीप्लाई किया, तो 8.1 × 10⁻³ न्यूटन आंसर आ गया। ठीक है, अब क्या पूछा है इसमें, जो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन और है, द फोर्स ऑन अ नेगेटिव चार्ज एक्ट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जो फोर्स जो भी लगेगी नेगेटिव चार्ज के ऊपर वो अपोजिट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के। अगला क्वेश्चन देखिए 1.9, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हमें एक सिस्टम ऑफ चार्जेस दिए हुए हैं, दो चार्ज दिए हुए हैं QA और QB, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, मतलब डायरेक्शन मतलब देखिए ये नेगेटिव डायरेक्शन में है अगर हम इसे कार्टेशियन प्लेन पे रखते हैं, और ये पॉजिटिव में है। लोकेटेड एट द पॉइंट्स, इनकी लोकेशन भी दे रखी है, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। हमसे पूछा है कि व्हाट इज़ द टोटल चार्ज, टोटल चार्ज क्या होगा और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा। तो मैंने इसे ग्राफिकल फॉर्म में ऐसे लिख रखा है, ये देखिए डायरेक्शन लिए हैं Y, Z और X। ठीक है, मैंने B पॉइंट ले लिया, एक B पॉइंट पे जो इसकी लोकेशन है इस चार्ज की QB की, वो 0,0,15 है। और जब हम Z के नेगेटिव डायरेक्शन में देखते हैं तो मैंने A चार्ज ले लिया यहाँ पे, कहाँ रखा है वो 2.5 × 10⁻7 इसका मैग्नीट्यूड है, और इसकी लोकेशन क्या है 0, 0, -15 सेंटीमीटर, मतलब कि यहाँ X भी 0 है, Y भी 0 है, लेकिन Z कंपोनेंट नेगेटिव डायरेक्शन में है और वो -15 है। ठीक है, तो टोटल चार्ज क्या होगा, आप खुद ही सोचो कि 2.5 × 10⁻7 और ये नेगेटिव है, दोनों को ऐड करेंगे तो 0 ही तो होगा सिस्टम के अंदर, तो सिस्टम के अंदर टोटल चार्ज Q हो गया। अब डाइपोल मोमेंट क्या होगा, Q × 2A, Q × 2A आपने पहले ही पढ़ा है, मैं पढ़ा चुका हूँ डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो चार्ज हमारे पास है और 2A कैसे आया, ये देखो ऐसे, जो डिस्टेंस है यानी चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस होता है वही तो हमारा डाइपोल मोमेंट का डिस्टेंस है, यानी Q × 2A जो है, तो यहाँ से यहाँ तक तो 15 है और यहाँ से यहाँ तक कितना 15, तो टोटल कितना होगा 30, टोटल 30 हो गया। इस 30 को मैंने कन्वर्ट कर लिया मीटर में, तो 0.30 आ गया और मल्टीप्लाई कर दी तो डाइपोल मोमेंट आ गया। अब डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन आपको पता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, जैसा कि पहले भी एक्सप्लेन किया था मैंने। डाइपोल मोमेंट एक्ट इन द डायरेक्शन फ्रॉम B to A, B to A मतलब देखो यहाँ नेगेटिव है B पे चार्ज और इधर पॉजिटिव है A पे, तो ऐसे ही तो इसका डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो अलोंग द नेगेटिव Z एक्सिस होगा। ठीक है, समझ में आया। मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट है। देखो थ्योरी के क्वेश्चन आप खुद से भी कर सकते हो, समझ में आ जाए तो अपनी लैंग्वेज में लिख दो, अगर नहीं समझ में आते हैं तो बुक से देख लो, वो इजीली मिल जाएंगे आपको। ठीक है, लेकिन जिन क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत कंसेप्ट लगाया ट्रिक है या फिर आप एक बार में खुद से पढ़ेंगे तो समझ नहीं आएगा, तो मैं उन्हीं क्वेश्चंस को करा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं 1.16, 16वां क्वेश्चन है। दरअसल इससे पहले एक और क्वेश्चन था 1.15, उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करनी थी, उसी से जुड़ा हुआ है ये क्वेश्चन, लेकिन इसे अलग से भी पढ़ा जा सकता है। कैसे कि हमें एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी 3 × 10⁻³
आई कैप डायरेक्शन यानी एक्स डायरेक्शन वाली, है ना। फिर हमसे पूछा है व्हाट इज़ द नेट फ्लक्स ऑफ द फील्ड थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर। अगर हम क्यूब लेते हैं 20 सेंटीमीटर जिसकी साइड होगी, तो हमें टोटल नेट फ्लक्स बताना है कितना होगा वहाँ पे। और कंडीशन ये भी दी है कि जो क्यूब के फेसेस हैं वो कोऑर्डिनेट प्लेन्स के एकदम पैरेलल है। कैसे, मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। देखो इस तरीके से हमने डायरेक्शन ले लिए, इस तरीके से डायरेक्शन लेने के बाद अब हमने क्या किया कि दो फेसेस हैं इसके। देखो वाई जेड प्लेन यहाँ है, वाई जेड प्लेन से ही पास होगा क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप दे रखी थी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड अब पास होगी वो वाई जेड प्लेन से होगी, तो जो आने वाली जो भी हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो यहाँ से पास होगा और आगे से निकल जाएगा। यानी जो टोटल इनकमिंग फ्लक्स है वो बराबर है टोटल आउटगोइंग फ्लक्स के। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो क्यूब के अंदर तो बचा ही नहीं ना, वो तो बाहर निकल गया जैसे ही एंटर किया और दूसरे फेस से वो चला गया, क्योंकि फेसेस क्या थे, कोऑर्डिनेशन कार्टेशियन प्लेन के पैरेलल में थे। ठीक है, ये तो मैंने खुद एक्सप्लेन किया। अब लिखोगे क्या इसमें, ये वाला चीज़, ये पॉइंट लिखेंगे, फ्लक्स एंटरिंग वन फेस पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। ठीक है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आई कैप दे रखा था, इसलिए मैं वाई जेड प्लेन ले रहा हूँ। पैरेलल टू वाई जेड प्लेन इज इक्वल टू द फ्लक्स लीविंग द अदर फेस पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। द फ्लक्स थ्रू द अदर सरफेस इज जीरो, हैंस द नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब इज जीरो। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट है हमारी, तो फ्लक्स जो एक फेस से पास करके दूसरे फेस में चला जाएगा और हमारे जो क्यूब के अंदर जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड या बोले तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी फाइंड कर सकते हैं हम इसमें। फॉर्मूला क्या होता है, ई डॉट डी एस। ठीक है, अब ई डॉट डी एस मतलब ई की वैल्यू 3 × 10³ दे रखी थी, और जो 0.2 लिखा है ना मैंने, इसमें 20 सेंटीमीटर दे रखा है। 20 सेंटीमीटर जो साइड दे रखी है। ठीक है, हाँ इसमें थोड़ी गड़बड़ हुई है, आप ये वाला पोर्शन मत करना, इस वाले पोर्शन को नहीं करना है। ठीक है, बस जो क्वेश्चन में पूछा था फिर यहीं तक है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ी सी गड़बड़ है, इसे मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। ये वाला क्वेश्चन कॉपी में मत करना, क्वेश्चन का जो आंसर लिखना है हमें सिर्फ यहाँ तक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1.18। 1.18 को मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था इसलिए मैंने लिखा नहीं। इसमें दिया ये है कि हमें एक स्क्वायर दे रखा था और स्क्वायर की जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर है, और बोला कि इसके सेंटर से लेके एक चार्ज रखा गया ऊपर की तरफ जो कि 5 सेंटीमीटर की दूरी पे था, और उस चार्ज का मैग्नीट्यूड 10 माइक्रोकूलम्ब था। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है थ्रू द स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर पे टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है घुमा फिरा के कई बार एग्जाम में, तो गॉस लॉ की हेल्प से ही होगा ये। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो Q/ε0 है ना। लेकिन अब होगा क्या कि phi E = 6 × ε0 नहीं है, ये जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो किसके इक्वल होगा, 6 टाइम ऑफ टोटल स्क्वायर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कैसे कि 6 फेसेस हैं हमारे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किया गया है। ये चीज़ क्लियर है आपको कि इधर जो है 6 फेसेस हैं, तो इसीलिए हमारा जो टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा स्क्वायर पे वो 6 × phi s होगा, और अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ वो Q/ε0 होगा, है ना। तो मैंने क्या लिया कि एक इक्वेशन ले ली इतनी, ये वाली 6 phi s यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स = Q/ε0। अब Q/ε0 से हुआ क्या, अब phi s की वैल्यू निकालनी हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्क्वायर के ऊपर, तो Q/6 × ε0 लिया, वैल्यूज़ पुट करी। Q की 10 माइक्रोकूलम्ब दे रखा था तो कूलम्ब में चेंज किया, तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई किया। ε0 की वैल्यू रखी 8.85 × 10⁻12, इसे सॉल्व किया तो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना आया, 1.88 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1.24। ठीक है, ये मैंने लिखा नहीं है क्योंकि इसमें थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करना था आपको, क्योंकि प्लेट्स का क्वेश्चन है ये। देखो इसमें क्या गिवन है, 2 लार्ज थिन प्लेट्स
हमें दो लार्ज थिन प्लेट्स दी हुई हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल है और जो पास पास हैं, और उनके अंदर वाले सरफेसेस पे हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी दी हुई है अलग अलग डायरेक्शन की, डिफरेंट डायरेक्शन की, डिफरेंट डायरेक्शन ही अपोजिट साइन की, जो कितनी है 17 × 10⁻² कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है आउटर रीजन पे पहली वाली प्लेट के, आउटर रीजन पे सेकंड वाली प्लेट के, और प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो हमारे बेसिकली एग्जांपल कुछ इस तरीके से है। ये जो क्वेश्चन है, ये दो प्लेट्स दे रखी हैं A और B, इनके अंदर वाले जो सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है और बोला है कि इनके अंदर ही है हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है, जो 17 × 10⁻22 दिया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो पहले वाला रीजन और जो थर्ड वाला रीजन है उन पे तो कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो जब ही फॉर्म होगी ना जब कहीं चार्ज होगा। तो हमें तो सिर्फ गिवन ये है कि इन दोनों प्लेट्स के अंदर वाले सरफेस पे चार्ज डेंसिटी है, बाहर वाले पे कोई चार्ज नहीं है। अगर बाहर वाले पे कोई चार्ज नहीं होगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगी। तो मतलब फर्स्ट पॉइंट पे और सेकंड वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो गई जीरो। ठीक है, वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, समझ में आया ये चीज़। और ये जो एक्सप्रेशन है प्लेट्स के बीच में, ये इस तरीके से आया, E = σ/2ε0 प्लस σ/2ε0। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो इतना रिलेशन आ जाएगा, σ/ε0, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा कौन से रीजन में, सेकंड रीजन में। फर्स्ट वाले और थर्ड वाले में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई, बिकॉज नो चार्ज इज एनक्लोज्ड बाय द रेस्पेक्टिव प्लेट्स। चार्ज जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो गई। अब इजीली सिर्फ हमें बीच वाला जो रीजन है सेकंड रीजन, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो ε0 यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू इतनी होती है और सिग्मा की वैल्यू आपको गिवन थी, इसे कैलकुलेट करो, आंसर आ जाएगा 1.92 × 10⁻10 न्यूटन पर कूलम। तो ये था आखिरी क्वेश्चन। अगर और कोई क्वेश्चन में आपको डाउट होता है, जब आप खुद से करोगे बचे हुए क्वेश्चंस को, जो कि इजी क्वेश्चन है पर फिर भी डाउट हो सकता है, कभी किसी का आंसर नहीं आता या किसी का कोई पॉइंट समझ में नहीं आता किसी क्वेश्चन का, तो आप मुझे जो है कमेंट में लिख के बता सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू भी, मैं जो आपके ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ, आप वहाँ से बता सकते हैं। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इट मीन्स अब हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का सेकंड नंबर का। ठीक है, सेकंड चैप्टर जो कैपेसिटेंस वाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को अभी लाइक करो जब जाना, ठीक है, कंप्लीट जब करना अपनी कॉपी, लाइक करो वीडियो को और शेयर कर दो उन बच्चों तक जो और भी 12th क्लास में हैं, अगर आपके कोई जानने वाले हैं तो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे एंड बाय।